अब हम पढ़ने वाले हैं विल्म्स ट्यूमर के बारे में। तो विल्म्स ट्यूमर को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा जो डिफरेंट रीनल मासेस हैं बच्चों में। तो अगर हम बच्चों की बात करें रीनल मास, तो दो तरह के मास होते हैं। एक जो रहता है बेनाइन होता है और दूसरा मैलिग्नेंट। फिर अगर हम बात करें कौन कौन से मास जो रहते हैं बच्चों में बेनाइन होते हैं, तो उसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो वो होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर जो दूसरा रहता है वो होता है मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो दूसरा रहता है मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। फिर तीसरा जो रहता है वो होता है मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा। मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा जो यूजुअली होता है नियोनेटल एज में होता है। फिर जो चौथा है वो है रीनल एब्सेस। तो ये चार जो है बेनाइन मासेस हो सकती हैं। अगर हम बात करें मैलिग्नेंट मासेस की, तो उसमें जो हम देखते हैं वो होता है विल्म्स ट्यूमर। फिर विल्म्स ट्यूमर के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा होता है क्लियर सेल सार्कोमा। तो पहला हमने डिस्कस किया क्या है विल्म्स ट्यूमर, दूसरा है क्लियर सेल सार्कोमा, तीसरा है रेप्डॉइड ट्यूमर ऑफ किडनी। तो रेप्डॉइड ट्यूमर ऑफ किडनी, और उसके बाद है न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा में क्या खास बात होती है, वो ये कि वो मिड लाइन को क्रॉस करता है। तो ये जो रहता है मैलिग्नेंट रीनल मासेस की बात हो रही है और बेनाइन की, जो अगर रीनल मास मिलेगा। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होता है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि यूजुअली जो रहता है ये यूरेट्रिक बड है, और फिर जो ये रहता है मेसेनकाइम है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। तो यूजुअली क्या होता है जो रीनल सिस्टम हमारा बनता है वो यूरेट्रिक बड और मेटानेफ्रिक जो मेसेनकाइम होता है उन दोनों के आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से बनता है, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन या एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। इसकी वजह से होता है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता है तो किडनी जो रहती है वो क्या बनाएगी, नॉन कम्युनिकेटिंग मल्टीपल सिस्ट बनाती है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग मल्टीपल सिस्ट रहेगा, प्लस जो किडनी रहेगा वो कैसा रहेगा, पुअरली डेवलप्ड रहेगा। तो किडनी पुअरली डेवलप रहता है, और पैरेन्काइमा जो रहेगा वो भी पुअर होगा या एब्सेंट होगा। तो ऐसे केस में जो किडनी डेवलप होती है उसको बोलते हैं मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। तो ये हो गया मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। अगर हम बात करें ये जो मेसेनकाइम है, ये जो मेसेनकाइम है इसमें अब दो अलग प्रॉब्लम होंगी। पहला, अगर इसका सिर्फ बेनाइन पॉलिफरेशन होगा, बेनाइन पॉलिफरेशन, तो इसमें अगर हम बात करें अगर बेनाइन पॉलिफरेशन होगा तो किसका अगर होगा, तो स्टोमल सेल्स का, जिसमें मेनली कई सारे कंपोनेंट रहते हैं। तो जिसमें स्टोमल कंपोनेंट का अगर होगा तो किडनी को जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा। तो मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा कैसे होगा, वो एक बेनाइन ट्यूमर है, और वो मेसेनकाइम जो ये है, ये चीज़ क्या है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। तो ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से होता है। और इसमें अगर हम बात करें मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेसेनकाइम भी बोलते हैं इसको, तो ये जो मेसेनकाइम है इसका बेनाइन पॉलिफरेशन होगा मेनली स्टोमल कंपोनेंट का, तो मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है। अगर इसी सेम मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम का अगर क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, इसका अरेस्ट हो जाएगा, ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाएगा, और बच्चा जो रहता है उसके केस में जब ये अरेस्ट हो जाता है तो उसमें जो 3 कैटेगरी की सेल्स होती हैं वो ट्राइफेजिक जो कंपोनेंट रहेगा वो रह जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो उसमें जो रहेगा बाद में प्लूरिपोटेंसी रह जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्लूरिपोटेंसी रह जाएगी सेल्स में, और बाद में उसमें विल्म्स ट्यूमर होता है। तो जो ट्राइफेजिक कंपोनेंट रहेगा या ट्राइफेजिक इसको बोलते हैं, तो उसमें एक तो ब्लास्टिमा रहेगा, दूसरा
एपिथेलियल रहेगा और तीसरा रहेगा स्ट्रोमा। तो ब्लास्टिमा, एपिथेलियल प्लस स्ट्रोमा, ये तीनों रहता है तो विल्म्स ट्यूमर होता है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि बेनाइन पॉलिफरेशन होने लगता है। तो यूजुअली क्या होता है, जो ई टीवी चैनल होता है उस पर एनटीआर की फिल्म आने लगती है। तो जिसको देखते ही क्या होता है, जब ई टीवी पे एनटीआर की फिल्म आने लगेगी तो क्या होगा, बेनाइन पॉलिफरेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, ई टीवी 6 और एनटीआर के 3 इसका फ्यूजन हो जाता है। तो इसका जब फ्यूजन होता है तो इसकी वजह से बेनाइन पॉलिफरेशन होता है और मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है। अगर हम बात करें अरेस्ट क्या होता है, तो अरेस्ट जो होता है वो बेसिकली विल्म्स ट्यूमर जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन की वजह से अरेस्ट होता है। और विल्म्स ट्यूमर जीन में मल्टीपल जीन होते हैं, 1-2 सब डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वजह से जो रहता है डेवलप करता है। और फिर फाइनली अगर हम बात करें जो न्यूरोब्लास्टोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा जो रहता है वो एक अलग कैटेगरी का ट्यूमर है। वो बेसिकली डेवलप इसलिए करता है क्योंकि उसमें जो रहता है, जो एड्रिनल मेडुला रहता है उसमें कौन से कंपोनेंट रहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम्स के कंपोनेंट रहते हैं। तो सिंपैथो एड्रिनल सेल्स जो रहती हैं, जिसकी अगर हम बात करें सिंपैथो एड्रिनल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं, जो वो क्या करती हैं कि पॉलिफरेट करने लगती हैं और पॉलिफरेशन की वजह से जो रहता है न्यूरोब्लास्टोमा होता है और इसका ट्यूमर इसलिए मिड लाइन को क्रॉस कर देता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होता है अगर हम बात करें तो MOIC एन एम्प्लीफिकेशन होता है, दूसरा अल्फा म्यूटेशन हो जाता है, ALCK म्यूटेशन। तो अल्फा म्यूटेशन और मिक एंड एम्प्लीफिकेशन, तो इस वजह से जो रहता है न्यूरोब्लास्टोमा होता है। तो ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा रीनल मास जो है उसमें बेनाइन और मैलिग्नेंट है, 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो न्यूरोब्लास्टोमा बचपन में पैदा होगा बच्चा, उसमें विल्स ट्यूमर से एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा जो रहता है वो मिड लाइन को क्रॉस करता है, जबकि विल्स ट्यूमर रहता है वो नहीं करता है। अब जो न्यूरोब्लास्टोमा होता है वो बेसिकली एड्रिनल मेडुला में जो सिंपैथो एड्रिनल सेल्स होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, उसके वजह से होता है। जबकि विल्स ट्यूमर अगर हमने जो देखा, विल्स ट्यूमर जो रहता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मीसेनकाइम से होता है। उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो तीनों कंपोनेंट रहते हैं, ब्लास्टिमल, एपिथेलियल और स्ट्रोमल कंपोनेंट तीनों होता है, जिसकी वजह से विल्स ट्यूमर होता है। जबकि अगर हम बात करें बेनाइन कंडीशन मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी और मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा की, तो जो मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी है वो भी एम्ब्रियोलॉजिकल डिजीज होता है। इसमें बेसिकली जो यूरेट्रिक बर्ड होता है और मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम, उसमें जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी होती है और उसमें नॉन कम्युनिकेटिंग सिस्ट और पुअरली डेवलप्ड पैरेन्काइमा बनता है। अगर हम बात करें कि जो यही से मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है उसमें 2 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया कि अगर उसका बेनाइन पॉलिफरेशन होगा स्टोमल कंपोनेंट का तो उसकी वजह से मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा होता है और उसमें बेसिकली ETV6 और NTRK3 का म्यूटेशन होता है। जबकि अगर विल्स ट्यूमर होगा तो विल्स ट्यूमर के लिए WT जीन का म्यूटेशन होता है। तो ये जो रहता है विल्स ट्यूमर के रीनल मास की बात हो गई। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि विल्स ट्यूमर की क्या होती है, पैथोलॉजी, इटियोजेनेसिस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विल्स ट्यूमर के बारे में। विल्स ट्यूमर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विल्स ट्यूमर क्या होता है। विल्स ट्यूमर जो रहता है बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होता है और ये होता क्या है, एक तरीके का एम्ब्रियोनल मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर होता है। तो एम्ब्रियोनल मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर होता है चाइल्डहुड का, और ये बेसिकली किससे डिराइव करता है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से। तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों में जो अगर कैंसर जितने भी होते हैं, अगर पीडियाट्रिक कैंसर्स की बात करें, तो अगर पीडियाट्रिक कैंसर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जितना भी अगर कैंसर होता है उसका 6% जो रहता है विल्स ट्यूमर से होता है। तो विल्स ट्यूमर जो रहता है 6% जो रहता है वो पीडियाट्रिक कैंसर कॉज कराता है। और रीनल की बात करें तो रीनल ट्यूमर के 91% जो रीनल ट्यूमर होते हैं बच्चों में वो विल्स ट्यूमर से होता है।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका पीक जो ऑनसेट रहता है वो 2 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप में होता है, और यूजुअली जो रहता है ये 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स ये काफ़ी रेयर हो जाता है। तो इसलिए इसका जो फॉलोअप भी करते हैं हम लोग, यूजुअली अगर जिस बच्चों में इसके सिंड्रोम्स एसोसिएटेड रहते हैं तो ऐसे केस में हम हर 3 महीने पे जो रहता है, अब 3 महीने पे अप टू 7 ईयर्स हम लोग फॉलोअप करते हैं। तो ये इसका फॉलोअप होता है। फिर अगर हम बात करें कि इसको ढूंढा किसने था, तो जो ढूंढा था उनका नाम भी डॉक्टर कार्ल मैक्स विलेहम्स विल्म्स नाम था। तो हम याद रख सकते हैं डॉक्टर विल्म्स ने ढूंढा था, डॉक्टर कार्ल मैक्स विल्म्स, और वो एक क्या थे, जर्मन डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये विल्म्स के बारे में ढूंढा था। फिर अगर हम बात करें तो जो विल्म्स ट्यूमर हो रहा है, बेसिकली जो अरेस्टेड सेल्स हैं वो परसिस्ट कर जाती है, उनकी वजह से हो रहा है। तो इसके सबसे पहले हम जेनेटिक चीज़ें देख लेते हैं कि क्या क्या जेनेटिक पाथवे इन्वॉल्व रहता है। अगर हम जेनेटिक की बात करें तो विल्स ट्यूमर है वो एक फैमिलियल कैंसर भी है और स्पोरेडिक कैंसर भी है। ये जो रहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैमिलियल भी होता है और स्पोरेडिक भी होता है। तो अगर हम बात करें फैमिलियल, तो फैमिलियल जो रहता है ये मेनली विल्स ट्यूमर 1 और विल्स ट्यूमर 2 से एसोसिएटेड रहता है। तो विल्स ट्यूमर 1 और विल्स ट्यूमर 2 से एसोसिएटेड रहता है। विल्स ट्यूमर 1 की बात करें तो इससे मेनली जो रहता है 2 बीमारियां होती है। अगर विल्स ट्यूमर 1 का म्यूटेशन हो रहा है तो इससे 2 बीमारियां होती है। एक होता है वागर सिंड्रोम और एक होता है डेनिश ड्रैश सिंड्रोम, और एक और बीमारी होती है अगर हम बात करें तो वो होता है फ्रेजियर सिंड्रोम। तो ये 3 बीमारियां जो रहती है मेन जो रहती है विल्स ट्यूमर से 1 से एसोसिएटेड रहती हैं। अगर हम बात करें विल्स ट्यूमर 2 की, तो विल्स ट्यूमर 2 से जो रहता है यूजुअली जो बीमारी होती है वो होती है बेकमैन विडमैन सिंड्रोम। वाइट विडमैन सिंड्रोम जो रहता है उससे एसोसिएटेड रहता है। तो विल्स ट्यूमर 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो एसोसिएशन होता है वो किससे रहता है, ये पूरा का पूरा जो फैमिलियल अगर हम बात करें तो ये 11P से एसोसिएटेड रहता है। और अगर हम बात करें विल्स ट्यूमर 1 और विल्स ट्यूमर 2 में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो रहता है 11P 13 प्लेस होती है और विल्स ट्यूमर में 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो इसको 11P 15 पोजीशन पे होता है। तो इसकी वजह से होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि वागर सिंड्रोम क्यों होता है, तो वागर सिंड्रोम देख रहे हैं हम लोग कि विल्स ट्यूमर 1 से 3 सिंड्रोम हुए हैं, वागर, डेनिस ट्रैश और फ्रेजियर। तो इन तीनों में भी कुछ डिफरेंस होगा तभी तो हो रहा है, नहीं तो तीनों में तो सेम म्यूटेशन है। तो अगर हम वागर की बात करें तो वो जो वागर सिंड्रोम होता है उसमें मोस्ट कॉमनली डिलीशन होता है। तो अगर वागर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, डिलीशन। तो अगर विल्स ट्यूमर अगर डिलीट हो रहा है तो कौन सा बीमारी होगा, वागर सिंड्रोम। फिर अगर हम बात करें डेनिश ड्रैश सिंड्रोम, तो इसमें जो रहता है बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन से डेनिश ड्रैश होता है। जबकि अगर हम फ्रेजियर की बात करें तो फ्रेजियर में जो रहता है स्प्लाइस म्यूटेशन होता है। तो ये अलग अलग तरह के म्यूटेशन होते हैं जिससे ये बीमारी होती है, डेनिश ड्रैश, स्प्लाइस और फ्रेजियर जो रहता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो बैकवर्थ वीडमैन सिंड्रोम की बात करें तो बेकमेथ वीडमैन सिंड्रोम जो रहता है उसमें बेसिकली विल्स ट्यूमर ट्यूब का म्यूटेशन होता है जो कि किधर होता है, 11P 15 पोजीशन पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो रहता है IGF-2 इसका ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है। तो इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा, इंसुलिन है तो इंसुलिन जब ओवर एक्सप्रेस होगा तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रो करने लगेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम। इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है। तो पेशेंट में क्या मिलेगा अगर हम बात करें तो सबसे पहले बड़ी सी जीभ मिलेगी। तो क्या मिलेगा, मैक्रो ग्लॉसिया। बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ जा रहा है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा तो ग्रोथ कराएगा, तो इसमें मैक्रोग्लासिया मिलेगा। दूसरा मिलेगा हेमी हाइपरट्रॉफी, तो हेमी हाइपरट्रॉफी मिलेगा। फिर उसके बाद जो मिलेगा, जो ऐसे रहते हैं इनमें जो रहता है इंसुलिन बढ़ने की वजह से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स भी होंगे और ओम्फेलो
सील भी मिलता है, तो ओमफैलो सील। तो ये बेकविथ विडमैन सिंड्रोम के फीचर्स होंगे। फिर अगर हम बात करें वागर सिंड्रोम की, तो वागर सिंड्रोम में इसका नाम वागर क्यों है? क्योंकि इसमें जो रहता है डब्ल्यू से क्या मिलेगा? विल्स ट्यूमर। ए से क्या मिलेगा? एन आईरीडिया, एन आईरीडिया मिलता है। जी से क्या होता है? जी यू एनोमलीज मिलती हैं। और आर से क्या होता है? रिटार्डेशन। तो आर से क्या रहता है? रिटार्डेशन, इसलिए इसको बोलते हैं वागर सिंड्रोम। अगर हम डेनिस ट्रायर्स की बात करें, डीडीएस की बात करें, तो इसमें क्या मिलेगा? विल्स ट्यूमर तो सब में मिल रहा है, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं। जो एक्स्ट्रा अलग क्या मिल रहा है, तो इसमें जो मिलता है बेसिकली सूडो हर्माफ्रोडाइट मिलता है। सूडो हर्माफ्रोडाइट मिलेगा। पॉइंट म्यूटेशन है, तो उस पॉइंट म्यूटेशन से हम ये समझ सकते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता है कि किस पॉइंट की तरफ बच्चा है, उसका सेक्स किधर है, मेल है फीमेल है, तो इसलिए सूडो हर्माफ्रोडाइट। दूसरा जो इसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नेफ्रोपैथी। जो ऐसे बच्चे होते हैं उसमें नेफ्रोपैथी के साथ पैदा होते हैं, तो डेनिश ड्रैश, इसलिए इसको बोलते हैं डेनिश ड्रैश। दो नाम है, मतलब कि हमें ये नहीं पता चल रहा है लड़का है लड़की, तो हमने बच्चे का नाम दो रख दिया, डेनिश ड्रैश रख दिया। फिर उसके बाद अब अगला है फ्रेजियर। फ्रेजियर क्या है? नाम से पता चल रहा है स्प्लाइस करता है, तो ये स्प्लाइस म्यूटेशन है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें भी बात करें तो गोनेडल डिजेनेसिस मिलेगा। तो गोनेडल डिजेनेसिस जो रहेगा फ्रेजियर में मिलेगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या चीज मिलेगा? अब फ्रेजियर जो है वो कुछ अलग होगा तभी तो इसका नाम है, तो इसका गोनेडो ब्लास्टोमा भी मिलता है। तो ट्यूमर भी मिलेगा गोनेडो ब्लास्टोमा। उसमें जो था डेनिस में नेफ्रोपैथी मिल रहा था, इसमें जो रहता है फ्रेजियर में FSGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस मिलेगा। ये सब चीजें जो रहती हैं एसोसिएटेड मिलता है। फिर अब आगे बात करें कि जो विल्स ट्यूमर हमने डिस्कस किया, विल्स ट्यूमर 1, तो विल्स ट्यूमर 1 जो रहता है ये मोस्टली ज़्यादातर कौन सा का विल्स ट्यूमर 1 रहता है। अब इसमें जो रहता है वागर सिंड्रोम, डेनिस ड्रास, इस सब में सबसे ज़्यादा जो विल्स ट्यूमर का अगर हम बात करें रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है डेनिस ड्रास में। ऑलमोस्ट 90% रिस्क रहता है। फिर उसके बाद जो रहता है वागर सिंड्रोम में ऑलमोस्ट 50% रिस्क रहता है। और बाकी सब जो ट्यूमर है उतना खास सिग्निफिकेंट नहीं होता है, 5% के अराउंड रहता है, तो उसमें 5% हम याद रख सकते हैं। एक और ट्यूमर है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें 30% के अराउंड रिस्क रहता है। तो बेकविथ विडमैन की बात करें तो इसमें कितना होगा? 5%। अगर हम फ्रेजियर की बात करें तो इसमें कितना रिस्क रहेगा? 5%। तो 5% रिस्क रहता है बेकविथ विडमैन और फ्रेजियर में। फिर अगर हम बात करें अगला जो है स्पोरोडिक, तो अगर हम स्पोरेडिक की बात करें तो स्पोरेडिक थोड़ा दूर कर लेते हैं। अगर हम स्पोरेडिक की बात करें तो स्पोरेडिक जो रहता है बेसिकली किससे एसोसिएटेड रहता है? वांट बीटा कैटोनिन म्यूटेशन से। तो स्पोरेडिक जो रहेगा मेनली एसोसिएटेड रहता है वांट, WNT मीन्स वांट बीटा कैटोनिन पाथवे से। इससे कौन एसोसिएट रहेगा? स्पोरेडिक। और इसमें बेसिकली दो चीज़ें रहती हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं। वांट बीटा कैटोनिन की बात करें तो दो पाथवे हैं टोटल इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं। पहला अगर हम बात करें तो वांट बीटा कैटोनिन जो रहता है एक्स क्रोमोसोम है उसको अफेक्ट कर सकता है, और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 3। तो ये दो क्रोमोसोम है उनको अफेक्ट करता है, क्रोमोसोम एक्स और क्रोमोसोम 3। अगर हम क्रोमोसोम 3 की बात करें तो इसमें जो पोजीशन होती है 3p21, जबकि अगर एक्स की बात करें तो एक्स में होता है XQ11। तो XQ11.1 जो रहता है ये वांट बीटा कैटोनिन म्यूटेशन होता है। तो यूजुअली अगर हम बात करें तो इसमें अगर जो एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है उसको जो रहता है उसको एक नाम देते हैं बहुत प्यारा सा, उसको बोलते हैं सिम्पसन गुलाबी। एक्स से जो रहता है इसको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिम्पसन गुलाबी, सिम्पसन गुलाबी। और तीसरा जो वर्ड है वो याद करना चाहे कर सकते हैं, वो है बेहमन। तो सिम्पसन गुलाबी सिंड्रोम जो होता है सिम्पसन गुलाबी सिंड्रोम होगा। और अगर हम 3P की बात करें तो 3P से जो एसोसिएटेड है मेनली वांट बीटा कैटोनिन म्यूटेशन रहता है, ये स्पोरेडिक केस के लिए रहता है। तो इसमें जो बेसिकली अगर हम बात करें वांट बीटा कैटोनिन में तो इसमें क्या बढ़ेगा? CTNNB1, इसी को बोलते हैं वांट बीटा कैटोनिन म्यूटेशन। तो अगर हम बात करें वांट बीटा कैटोनिन म्यूटेशन का
तो इसमें सिम्पसन गुलाबी बेईमल मिलेगा, और सिम्पसन गुलाबी बेईमल में एक और जो म्यूटेशन रहता है वो अलग से मिलता है, वो भी एसोसिएटेड रहता है, वो होता है GPC3। तो सिम्पसन गुलाबी में क्या खास बात होती है? सिम्पसन गुलाबी की अगर हम बात करें तो इसमें भी ओवर ग्रोथ होता है, बच्चा जो रहता है काफ़ी ग्रो करता है। जैसे अभी हम बेकविथ विडमैन में कर रहे थे, बच्चा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसमें भी हो जाता है, और इसमें भी माइक्रोग्लॉसिया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? माइक्रोग्लॉसिया और रीनल सिस्ट बनेगा। इसमें जो रहता है सिम्पसन गुलाबी की बात करें तो सिम्पसन गुलाबी में जो ब्रेन ट्यूमर का रिस्क रहता है वो कितना है? 5%। तो 5% रिस्क रहता है। तो ओवरऑल अगर हम जो देख रहे हैं कि इसमें जो रहता है, हमने देखा डेनिस डायस में 90% रिस्क है और वागर सिंड्रोम 50%। तो इसी की वजह से हमें जो बच्चा रहता है, अगर इन सिंड्रोम के साथ अगर पैदा हो रहा है, कोई अदर रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर हम बात करें एनाइडिया है, मेंटली रिटार्डेड है, तो ऐसे केस में हमें इस बच्चे को अप टू एज 7 ईयर्स हर 3-3 महीने पे उसका सर्विलांस करना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जेनेटिक के दो, एक फैमिलियल हो गया और एक स्पोरेडिक हो गया। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 की। क्रोमोसोम नंबर 1 जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं क्रोमोसोम 1। उसमें क्या होता है कि उसमें दो आर्म होंगे, एक होता है P और एक होता है Q। तो जो P आर्म होता है उसका क्या होगा? P आर्म का लॉस होता है। अब P आर्म का लॉस होता है तो इसकी वजह से ये प्रूवन भी है, तो इसको हम P से याद रख सकते हैं, प्रूवन भी है। तो ये इसमें P1 में लॉस होगा तो प्रोग्नोसिस कैसे होगी? पुअर। प्रूवन भी है और प्रोग्नोसिस भी कैसे है? पुअर। तो पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो ये क्या हो गया? पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अब पुअर प्रोग्नोसिस क्यों होता है? क्योंकि हिस्टोलॉजी जो रहती है बहुत ही एडवर्स रहती है। एडवर्स हिस्टोलॉजी की वजह से पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अगर हम बात करें क्यू आर्म की, तो क्यू आर्म में जो बेसिकली जो होता है वो होता है गेन। अब ये जो गेन म्यूटेशन होता है क्यू आर्म में, इसको अभी स्टडी कर रहे हैं, और जो हम लोग SIOP का जो क्राइटेरिया होता है, अम्ब्रेला प्रोटोकॉल में इसको हम लोग बेसिकली इंक्लूड किए हुए हैं। क्यों करते हैं इसको इंक्लूड? इस पे स्टडी भी चले, क्योंकि ये एक रिलैप्स मार्कर होता है कि कैंसर दोबारा होगा कि नहीं। तो ये रिलैप्स मार्कर की तरह इसको यूज करते हैं, और ये हाई रिस्क भी बताता है। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम 1 का हो गया। अब हिस्टो के बेसिस पे जो दो और है वो याद कर सकते हैं, वो सिर्फ याद करने के लिए हिस्टो मैंने बोला है। तो एक होता है हिस्टो के बेसिस पे एक म्यूटेशन, ये म्यूटेशन की ही बात चल रही है। तो पहला होगा 16q। तो 16q में क्या होगा? लॉस होगा, तो लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। और दूसरा होगा P53। तो जो P53 और 16HQ ये दोनों जो रहते हैं, अगर P53 म्यूटेशन होता है तो एनाप्लास्टिक वेरिएंट होता है, और अगर 16q म्यूटेशन होता है तो इसमें भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है, जस्ट लाइक 1q। तो इसमें भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है बिकॉज ऑफ एडवर्स हिस्टोलॉजी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, एडवर्स हिस्टोलॉजी की वजह से पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सबसे पहले जेनेटिक कॉजेज पढ़ रहे थे। तो जेनेटिक में ब्रेन ट्यूमर के दो होते हैं, एक फैमिलियल होता है, एक स्पोरेडिक होता है। फैमिलियल की अगर हम बात करें तो मोनली 11th क्रोमोसोम हमें याद रखना है। 11th क्रोमोसोम में एक 13th पोजीशन होती है जिसमें ब्रेन ट्यूमर 1 होता है, और एक 15th पोजीशन होती है जिसमें ब्रेन ट्यूमर 2 होता है। तो ब्रेन ट्यूमर जो 1 होता है उससे 3 बीमारियां होती हैं, एक वागर होता है और एक डेनिस ट्रैस होता है और एक फ्रेजियर होता है। इसमें सबसे खतरनाक डेनिस ट्रैस होता है जिसमें 90% रिस्क रहता है, और वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। जबकि वागर की बात करें तो वो बेसिकली डिलीशन की वजह से होता है और उसमें 50% रिस्क रहता है। जबकि स्प्लाइस में सबसे कम रिस्क होता है 5% रिस्क की। फिर इंडिविजुअल फीचर्स वो देख लेंगे। ब्रेन ट्यूमर ट्यूब की बात करें तो इसमें इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 बढ़ जाता है, तो बॉडी बड़ा बड़ा हो जाता है, और बेक विथ मैन वाइडमैन सिंड्रोम होता है। अगर हम स्पोरेडिक की बात करें तो स्पोरेडिक जो रहता है बेसिकली वांट बीटा कैटेनिन म्यूटेशन से एसोसिएटेड रहता है, और इसमें जो अगर हम बात करें तो बेसिकली दो म्यूटेशन होते हैं। ये सारे जो क्रोमोसोम 1 है और ये 16 सारे जो है स्पोरेडिक कॉजेज हैं। तो इसमें जो रहता है, पहले अगर हम बात करें तो एक एक्स क्रोमोसोम पे होगा और एक 3 क्रोमोसोम पे। एक्स से जो रहता है वो सिम्पसन गुलाबी सिंड्रोम होता है, इसमें ओवर ग्रोथ होता है। फिर क्रोमोसोम 1 का म्यूटेशन होता है, ये भी स्पोरेडिक का ही पार्ट है। तो इसको भी अगर हम बात करें तो ये स्पोरेडिक का ही पार्ट है क्रोमोसोम 1, और हिस्टो वाला भी स्पोरेडिक का ही पार्ट है। तो ये जो रहता है इस तरीके से हम देख सकते हैं। और क्रोमोसोम 1 में अगर हम बात करें तो P वाले पे स्टडी हो चुकी है।
पुअर प्रोग्नोसिस, क्यू वाले में गेन होता है, पी वाले में लॉस होता है। फिर अगर हम बात करें, एक P53 म्यूटेशन होता है जो एनाप्लास्टिक होता है, और 16q वो भी पुअर प्रोग्नोसिस बताता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटेड रहता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले। क्लिनिकल फीचर्स तो जो यूजुअली जो रहता है, अगर हम बात करें विल्स ट्यूमर, तो ये प्रेजेंट करता है एज अ एसिम्प्टोमेटिक मास। तो जो ये कॉमनली क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक मास की तरह प्रेजेंट करेगा, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो यूजुअली क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक। फिर अगर हम बात करें वैसे मोस्ट कॉमनली क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक मास की तरह जो रहेगा ये मोस्ट कॉमन रहेगा। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो रहेगा, पेशेंट जो रहेगा वो इमेचूरिया होता है। इमेचूरिया जो रहता है ऑलमोस्ट कितने परसेंट पेशेंट में होता है, 20% पेशेंट में इमेचूरिया होता है। साथ में पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है जो कि 3% में मिलता है। और पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक मास होगा, और पेशेंट को जो रहेगा पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और यूटीआई हो सकता है। तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो रहता है 80% ऑफ द टाइम जो बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक मास की तरह प्रेजेंट करता है। फिर पेशेंट को इमेचूरिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, पेन, फीवर और यूटीआई होता है। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो क्यों होता है, क्योंकि ये मास इतना बड़ा होता है कि ये क्या करता है, कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, जो वेसल्स कंप्रेस हो गई उसकी वजह से रेनिन रिलीज हो जाता है, तो रेनिन की सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। और कई बार बहुत रेयर ये देखा गया है कि रेयर जो रहता है कभी कभी ये रप्चर कर जाता है, और रप्चर करके क्या करता है, ये हेमाटोपेरिटोनियम, तो हीमोपेरिटोनियम कराएगा, ये हीमोपेरिटोनियम कॉज कराएगा। फिर अब हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स में ही कि और क्या होता है, तो ये मेट्स की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है अगर लेट प्रेजेंटेशन होगा। इसमें अगर हम बात करें तो मेनली लंग को मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है मेटास्टेसिस, जबकि और भी होते हैं बट जैसे कि लीवर, बोन, ब्रेन, इन सबों को भी करेगा बट ये कम होते हैं। तो ये रहा। तो ऐसे पेशेंट जब हम लोग ओपीडी में आएगा, या जब ऐसे पेशेंट्स की डिलीवरी होगी हॉस्पिटल में, तो हम कैसे वर्कअप कराएंगे। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जो रहता है दो चीज़ें रहती हैं। पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में वही क्लिनिकल फीचर्स और ये सब डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरा जो रहता है, हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन और जो मैनेजमेंट में तीसरा रहता है वो होता है ट्रीटमेंट। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो यूजुअली जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन रहता है, हम क्या कराएंगे, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। पहला तो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। फिर उसके बाद जो रहता है स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक में हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक में हम बेसिकली कोआगुलेशन प्रोफाइल कराते हैं। कोआगुलेशन प्रोफाइल क्यों कराते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो रहता है, कई सारे जो विल्स ट्यूमर वाले पेशेंट होते हैं उसमें वॉन विलीब्रैंड फैक्टर की डेफिशिएंसी रहती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लैब इन्वेस्टिगेशन कराया। फिर उसके बाद जो रहता है लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ ही हम लोग इमेजिंग कराते हैं, क्योंकि इमेजिंग जो रहता है दोनों एक साथ ऑर्डर करते हैं हम लोग यूजुअली, बट इमेजिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब अगला जो इन्वेस्टिगेशन है वो इमेजिंग, ऑलमोस्ट दोनों का साथ चल रहा है, हम लोग वर्कअप करा रहे हैं। तो इमेजिंग में हम लोग किससे शुरू करेंगे, सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन कौन सा रहता है, एक्सरे। तो एक्सरे से शुरू किया। एक्सरे में बेसिकली हम लोग किसका कराएंगे, एक्सरे चेस्ट का कराएंगे, क्योंकि पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन मेट्स है वो कौन सा है, लंग का। तो एक्सरे कराएंगे। एक्सरे के बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड जो रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, स्क्रीनिंग रहता है। इससे हमें मास का ओरिजिन पता चल जाएगा। फिर जो थर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा वो हम सीटी कराएंगे। सीटी जो रहता है बेसिकली हम चेस्ट का भी करा सकते हैं, क्योंकि चेस्ट में जो रहता है मैट्स होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे जो मैट्स होते हैं वो एक्सरे से नहीं दिखते हैं। फिर जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन रहता है वो हम लोग एब्डोमेन का कराएंगे, एब्डोमेन प्लस पेल्विस। तो एब्डोमेन प्लस पेल्विस सीटी स्कैन करा लिए। अब उसके बाद जो अगला रहता है वो इन्वेस्टिगेशन एमआरआई। तो एमआरआई कब कराते हैं, जब हम लोग
को ऐसा रहता है कि पहला आईबीसी अगर इन्वॉल्वमेंट अगर लग रहा है तो ऐसे केस में एमआरआई कराते हैं। दूसरा, अगर बायलैटरल रीनल इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे केस में भी एमआरआई करा सकते हैं। फिर अगर पहले हमने लैब इन्वेस्टिगेशन फिर इमेजिंग करा लिया, फिर फाइनली अगर हम बात करें बायोप्सी का, तो बायोप्सी जो रहता है यूजुअली नहीं करते हैं। तो बायोप्सी जो रहता है इसमें हम लोग नहीं करते हैं। सीधा जो रहता है पेशेंट को आइदर सर्जरी के लिए लेते हैं या पेशेंट को पहले कीमो दे करके फिर सर्जरी के लिए लेते हैं, बेस्ड ऑन कि क्या फीचर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बायोप्सी नहीं कराते हैं क्योंकि इससे जो रहता है अप स्टेज हो जाता है, ट्यूमर रप्चर हो सकता है और अप स्टेज हो जाता है। तो अब हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन करा लिया, बीमारी के बारे में पता चल गया, अब मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज ही कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब हम बात करें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट में आता है तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम स्ट्रेट वे जो रहता है सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल नेफ्रेक्टमी। तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। दूसरा रहता है और दूसरा रहता है हम कीमो दें और कीमो देने के बाद फिर सर्जरी करते हैं। तो दूसरा मैनेजमेंट इस तरीके से रहता है, कीमो के बाद सर्जरी। तो इसमें अगर हमने सर्जरी किया तो सर्जरी के बाद फिर एडजुवेंट कीमो देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजुवेंट कीमो। और जबकि हम बात करें दूसरा जो रहता है, इसमें कीमो जो है सर्जरी से पहले देते हैं, तो इसको ये एक तरीके से क्या हो गया, नियो एडजुवेंट। तो नियो एडजुवेंट हो गया। तो ये जो दोनों मैनेजमेंट है दोनों फॉलो होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट वे सर्जरी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये अमेरिका में ज़्यादा फॉलो होता है और इसको बोलते हैं NWTS प्रोटोकॉल। तो ये जो रहता है NWTS प्रोटोकॉल रहता है। जबकि अगर हम कीमो दे करके फिर सर्जरी कर रहे हैं तो ये यूरोप में ज़्यादा फॉलो अप होता है, इसको SIOP प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें अगर हम जिस लेटर से ख़त्म हो रहा है उससे याद कर सकते हैं। ये NWS से ख़त्म हो रहा है तो सर्जरी शुरू करेंगे, और SIOP जो रहता है P से ख़त्म हो रहा है तो प्री कीमो देते हैं। तो ये जो रहता है US में फॉलो होता है और ये जो रहता है यूरोप में फॉलो होता है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो रहते हैं फॉलो होते हैं। अब हमने देखा कि इसमें जो रहता है विल्स ट्यूमर में हमने विल्स ट्यूमर को डायग्नोज करने के बाद मैनेजमेंट कर देते हैं, स्टेजिंग अभी नहीं हुआ है। तो स्टेजिंग यूजुअली जो रहता है हम लोग जब सर्जरी करा लेते हैं तो पोस्ट सर्जरी जो रहता है स्टेजिंग करते हैं, पोस्ट सर्जरी स्टेजिंग यूजुअली करते हैं। तो पोस्ट सर्जरी स्टेजिंग जब करते हैं तो जो हमें मिला है मास उसको हम देख करके फिर डिसाइड करते हैं कि क्या है। तो पोस्ट सर्जरी स्टेजिंग में ज़्यादा अगर अच्छा बात करें तो हमने यूरोप वाली जो है स्टेजिंग उसमें हमने कीमो दे दिया है फिर सर्जरी किया है, तो ज़्यादा एक्यूरेट NWTS होगा पोस्ट सर्जरी स्टेजिंग। तो पोस्ट सर्जरी स्टेजिंग को हम लोग NWTS वाली कैटेगरी भी मानते हैं। तो NWTS ने जो दिया था वही फॉलो अप करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्योरली सर्जरी के बेसिस पे ही किया था, कीमो नहीं दिया था। तो इसमें जो सैंपल मिला, अगर सैंपल मिला उसमें जो देखा हमने कि जो मास है वो क्या है, किडनी में लोकलाइज्ड है, लिमिटेड टू किडनी, किडनी में लोकलाइज्ड है, और जो रहता है पूरा का पूरा अच्छे से पूरा निकाला गया है, कंप्लीटली एक्साइज्ड। तो जो रहता है पूरा निकाला हुआ है और कैप्सूल जो है इंटैक्ट है। तो ऐसे केस में वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्टेज 1। तो क्या रहेगा, स्टेज 1। अगर कोई ऐसा माल जिसको अच्छे से निकाला है, अच्छे से किया हुआ है, तो वो स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 की बात करें तो उसमें भी अच्छे से निकाला है, बट उसमें जो रहता है किडनी के बियॉन्ड चला गया है, तो इसको बोलेंगे बियॉन्ड किडनी, बियॉन्ड किडनी। और किडनी के बियॉन्ड चला गया है बट एक्सीजन जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, कैप्सूल इसमें बस इंटैक्ट नहीं है, तो कंप्लीट एक्सीजन किया हुआ है और जो कैप्सूल है वो इंटैक्ट नहीं है। फिर जो अगला अगर हम बात करें तो उसमें जो है पहले हमने कैप्सूल देखा, कैप्सूल इंटैक्ट नहीं है, अब क्या होगा, एक्सीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम बात करें स्टेज 3 में, तो 3 में क्या रहेगा, 3 में जो रहता है जो रिसेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, R1 रिसेक्शन हुआ है। तो R1 रिसेक्शन हुआ है मतलब रेजिडुअल ट्यूमर है। तो रेजिडुअल ट्यूमर रहता है जब, और रेजिडुअल ट्यूमर कहाँ पे है, कैसे पता चला कि लिम्फ नोड पॉजिटिव है, थोड़ा सा पेरिटोनियल स्पिलेज हो गया है, पेरिटोनियल स्पिलेज है, और जो टिश्यू भेजा हुआ है उसकी मार्जिन क्या है, पॉजिटिव मार्जिन है। तो ऐसे केस में क्या रहता है, हम मानते हैं कि स्टेज 3 में रेजिडुअल ट्यूमर है। फिर अब स्टेज 4, स्टेज 4 में आ जाए
स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो स्टेज 4 में क्या है, पेशेंट को मेट्स रहता है, मेट्स है। मेट्स जो रहेगा यूजुअली किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होता है। तो इसको हेमाटोजिनस बोलते हैं। और कहाँ कहाँ करता है, सबसे मोस्ट कॉमनली लंग में करता है, और दूसरा जो रहता है लीवर, बोन और ब्रेन, तो इसमें मेट्स हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कैटेगरी 5 की, तो कैटेगरी 5 में क्या रहता है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों किडनी इन्वॉल्व रहती हैं, तो बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये चीज़ जो रहता है, पहले तो हमने ये कर लिया। तो जो मास हमें मिला ग्रॉस के बेसिस पे, पोस्ट सर्जिकल किया ग्रॉस के बेसिस पे। फिर अब उसके बाद फिर ग्रॉस मिला, फिर उसके बाद लैब में हिस्टो ग्रेडिंग हुआ, और हिस्टो ग्रेडिंग मतलब हिस्टोलॉजी के बेसिस पे ग्रेडिंग किया। तो हिस्टोलॉजी के बेसिस पे जो ग्रेडिंग किया, तो उसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो हम क्या देखेंगे, वेदर इट इज फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल है या अनफेवरेबल। तो अगर हम बात करें फेवरेबल हिस्टोलॉजी कौन सी होगी, जिसको बोलेंगे फेवरेबल है, तो अगर तीनों एलिमेंट होंगे, ट्राईफेजिक होगा। ट्राईफेजिक मतलब जिसमें ब्लास्टिमा ब्लास्टिमा भी मिल रहा है, एपिथेलियल भी मिल रहा है, और स्ट्रोमल कंपोनेंट भी मिल रहा है। तो अगर ये तीनों मिल रहा है, जिसको बोलते हैं BES, अगर ये तीनों मिल रहा है तो ये फेवरेबल हिस्टोलॉजी होगी। उसके अलावा जितने रहते हैं वो अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल में फिर क्या क्या आएगा, एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया जो रहता है, अगर एनाप्लास्टिक है, एनाप्लेजिया आइदर डिफ्यूज या फोकल, उससे फर्क नहीं पड़ता, एनाप्लेजिया है तो अनफेवरेबल है। दूसरा न्यूक्लियर एटिपिया है, न्यूक्लियर एटिपिया है तो भी वो अनफेवरेबल होगा। फिर तीसरा जो रहेगा मल्टी पोलर माइटोसिस है, तो वो भी अनफेवरेबल होगा। और जो मेन इसमें रहता है, कुछ वेरिएंट्स भी रहते हैं जो हिस्टो के थ्रू हमें पता चलते हैं। तो वो वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो हिस्टो में हमें पता चल सकते हैं, कौन कौन से वेरिएंट हो सकते हैं ट्यूमर के। तो पहला तो वेन्स ट्यूमर हम डिस्कस कर रहे थे, और भी वेरिएंट हो सकते हैं। एक हो सकता है रेब्डो मायोब्लास्टिक वेरिएंट हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्लियर सेल वेरिएंट, क्लियर सेल सार्कोमा, तो ये भी एक वेरिएंट हो सकता है। और तीसरा रेब्डॉइड ट्यूमर। तो ये सब भी वेरिएंट हमें हिस्टोलॉजी के थ्रू पता चल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखी मैनेज करने के लिए, कि ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए आइदर हम अप फ्रंट सर्जरी कर रहे हैं या पहले कीमो करके, हमने अप फ्रंट सर्जरी किया या कीमो दे करके फिर सर्जरी किया। तो अगर अप फ्रंट सर्जरी करते हैं तो उसके बाद जो मार्जिन मिलता है उसको हम लोग फिर उसका ग्रॉस निकालते हैं, ग्रॉस के बेसिस पे हम स्टेजिंग करते हैं, और जो हिस्टो मिलता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और उसी हिस्टोलॉजी में मुझे हमें और भी वेरिएंट जो रहते हैं वो पता चल सकते हैं। अब बात करें कि अब हम इसमें कीमो यूज़ कर रहे हैं, एडजुवेंट कीमो या प्री कीमो। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि एडजुवेंट कीमो क्या देंगे, तो इससे जो रहेगा पूरा एक मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हमने हिस्टोलॉजी ये जो फेवरेबल अनफेवरेबल निकाली है, तो अगर हम बात करें कि जैसे कैंसर है, अगर एनाप्लास्टिक आया, अगर वेरिएंट आ रहा है एनाप्लास्टिक आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें जो रहता है मल्टी एजेंट कीमो यूज़ करना रहता है। तो मल्टी एजेंट कीमो जो रहता है कौन सा रहता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो आइस थेरेपी यूज़ करते हैं। तो वेरिएंट अगर रेब्डोमायोब्लास्टिक क्लियर सेल कार्सिनोमा और रेब्डॉइड ट्यूमर है तो आइस थेरेपी यूज़ करेंगे। और आइस थेरेपी में आई क्या रहता है, आई फॉस्फामाइड, सी क्या रहता है, सी इज कार्बोप्लेटिन, सी इज कार्बोप्लेटिन, और ई क्या रहता है, ई इज ई टोपोसाइड। तो एडजुवेंट कीमो में अगर हिस्टो हमने जो कराया है, हिस्टो जो कराया तो उसमें अगर वेरिएंट आ गया तो हमें आइस थेरेपी करना होगा। तो वेरिएंट में आइस थेरेपी करते हैं जिसमें आईफॉस्फामाइड, कार्बोप्लेटिन, ई टोपोसाइड दे सकते हैं, और कई बार इसमें हमें साइक्लोफॉस्फामाइड भी देने की ज़रूरत होती है। तो हमें जो रहता है वेरिएंट के केस में मल्टी ड्रग रेजिम फॉलो करना रहता है। अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट जो है ये हम किस में यूज़ करें आइस थेरेपी, इन केस ऑफ एनाप्लास्टिक वेरिएंट आ रहा है या अनफेवरेबल, तो इसमें भी आइस थेरेपी यूज़ करते हैं। बस वेरिएंट आ जाता है तो आइस थेरेपी प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ करते हैं।
तो अगर हम बात करें अगर फेवरेबल आ गया, अगर फेवरेबल आ गया तो ऐसे केस में हम जो रहता है यूज़ करते हैं विनक्रिस्टिन प्लस एक्टिनोमाइसिन। तो विनक्रिस्टिन प्लस एक्टिनोमाइसिन डी ये यूज़ करते हैं। प्लस इसके साथ जो रहता है हम लोग कई बार बेस्ड ऑन द ग्रुप, तो अगर हाई रिस्क ग्रुप रहेगा, स्टेजिंग जैसे अप रहेगी, तो हम एक ड्रग और बढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं डॉक्सोरूबिसिन। तो क्या रहता है डॉक्सोरूबिसिन, और ये पूरा जो ट्रीटमेंट चलता है वो 18 वीक तक चलता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्रॉस में अगर स्टेज 1 और 2 तक डिजीज़ आया है तो ऐसे केस में हमें जो 2 ड्रग होते हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना रहता है, बेसिकली विनक्रिस्टिन और एक्टिनोमाइसिन, ये यूज़ करना रहता है। फिर अगर हम बात करें स्टेज 3 में, तो अगर स्टेज 3 में आया है, तो अगर जब स्टेज 3 में आया तो 3 ड्रग यूज़ करते हैं जो हमने इसमें डॉक्सोरिबोसिन भी ऐड कर देते हैं, प्लस पेशेंट को रेडियोथेरेपी भी देना रहता है। और स्टेज 4 में अगर आ गया है तो उसमें भी सेम जो रहता है यही 3 ड्रग और XRT देते हैं। जबकि अगर मल्टीपल है तो ऐसे केस में हम लोग मल्टी ड्रग, इसको क्या बोलेंगे मल्टी ड्रग, अनफेवरेबल और वेरिएंट के केस में मल्टी ड्रग रेजिम यूज़ करते हैं। तो ये जो रहता है बेसिकली हम बात करें तो जो सर्जिकल स्टेजिंग है उसके बाद जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए रहता है। अब हम बात करें जो SIOP ग्रेडिंग है, हम नियो एडजुवेंट जो चला रहे हैं, तो नियो एडजुवेंट जो चलाते हैं वो किस पेशेंट में चलाते हैं, मतलब इंडिकेशन क्या रहता है, जिसमें हम लोग प्री ऑप कीमो दे करके सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट वे सर्जरी करना ज़्यादा सही रहता है। बट कई बार होता है प्री ऑप कीमो देते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, जो ट्यूमर रहेगा श्रिंक कर जाएगा, तो सर्जिकली रिमूव करना उसे पॉसिबल रहेगा। तो इसका इंडिकेशन क्या रहता है न्यू एडजुवेंट, अगर डिजीज़ बायलेटरल है, बायलेटरल डिजीज़ है या एक ही किडनी है और उसी में बीमारी है सॉलिटरी, तो ऐसे केस में हम देते हैं। तीसरा IVC थ्रोम्बस है जो कि ज़्यादा ही फैल गया है, कहाँ तक चला गया है हेपेटिक वेन तक, तो ऐसे केस में हम पहले कीमो दे करके फिर सर्जरी कर सकते हैं, जिसको SIOP प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो चौथा रहता है अगर मास अनरिसेक्टेबल है तो ऐसे केस में भी हम जो है प्री ऑपरेटिव कीमो दे करके न्यू एडजुवेंट कीमो दे करके कर सकते हैं। फिर हॉर्सशू किडनी है तो ऐसे केस में भी कर सकते हैं। और छठा हमने प्लान किया है नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। तो नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी जो रहता है वो किस में हम कर सकते हैं SIOP में। तो नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी अगर हमें करना है तो SIOP में, जबकि अगर हम US की गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो उसमें हम लोग बेसिकली किडनी ही निकाल देना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो US में हमने क्या किया, पहले सर्जरी किया, फिर एडजुवेंट कीमो दिया। एडजुवेंट कीमो किस बेसिस पे दिया, हिस्टोलॉजिकल हमने क्लासिफाई किया, फेवरेबल अनफेवरेबल, जो फेवरेबल रहते हैं उनको यूजुअली 2 या 3 ड्रग देते हैं, जबकि अनफेवरेबल या कोई वेरिएंट आ जाता है तो ऐसे केस में हम लोग जो रहता है मल्टी ड्रग रेजिम यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम यूरोप की बात करें तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले कीमो दे रहे हैं और सर्जरी, उसके लिए भी हम लोग पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, जिसमें इंडिकेशन क्या है बायलेटरल किडनी में रहे या सॉलिटरी है, जब हमें नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करना रहता है तो इस केसेस में हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल अगर हमने ऑपरेशन कर लिया तो कैसे पता चलेगा, अगर हम बात करें प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की, तो अगर हम बात करें प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की कैसे डिसाइड होगा, पोस्ट सर्जरी सर्जरी तो दोनों में ही कर रहे हैं, उसके बाद प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होंगे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो फेवरेबल प्रोग्नोसिस देंगे और कुछ देंगे अनफेवरेबल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अनफेवरेबल देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ये डिसाइड करती हैं कि बीमारी जो रहेगी बच्चा ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा। तो पहला अगर हम बात करें, अगर एज जो है 4 साल से ऊपर है तो अनफेवरेबल होगी। क्यों अनफेवरेबल होगी, क्योंकि एज जो हम लोग रहता है यूजुअली कितना रखना चाहिए, एज 2 साल के नीचे रखेंगे तभी फेवरेबल होगी, वरना अनफेवरेबल होती है। तो ये हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर से कर रहे हैं, इसको हिस्टोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये आफ्टर सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा अगर LOH हो रहा है, लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, अगर हम बात करें कौन से क्रोमोसोम का 1P और 16Q, तो ये अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी होता है। फिर हमने अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी उसमें भी देखा था एनाप्लेजिया अगर मिलता है या ट्यूमर जो है अनरिसेक्टेबल है तो ये अनफेवरेबल होगा, अनरिसेक्टेबल ट्यूमर है, या जो है पॉजिटिव मार्जिन है, पॉजिटिव मार्जिन आया है तो अनफेवरेबल होगा,
या ट्यूमर जो है रप्चर कर गया है। तो ट्यूमर रप्चर कर गया है तो वो भी अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल क्या होगा, अगर एज जो है 2 साल से कम है, प्लस जो ट्यूमर का वजन है, ट्यूमर जो है छोटा ट्यूमर है, लेस देन 550 ग्राम है। फिर जो फेवरेबल हिस्टोलॉजी है वो भी फेवरेबल प्रोग्नोसिस वाला होता है। कोई भी मेट्स नहीं है, मेट्स एब्सेंट, और रीनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल रीनल फंक्शन जो रहता है, ये सब फेवरेबल प्रोग्नोसिस होता है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन का, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हमने ऑपरेशन कर दिया, अब ऑपरेशन के समय कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो सबसे पहला होगा कीमो का कॉम्प्लिकेशन। तो कीमो की वजह से क्या हो सकता है, कीमो की वजह से जो नॉर्मल होता है पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। दूसरा डॉक्सोरिबोसिन अगर यूज़ करेंगे तो कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर अगर हमने रेडियोथेरेपी यूज़ किया तो रेडियोथेरेपी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। रेडियोथेरेपी के बाद जो रहता है स्कोलियोसिस हो सकता है। दूसरा ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। तीसरा इनफर्टिलिटी हो सकता है। और चौथा मैलिग्नेंसी, कोई और मैलिग्नेंसी अराइज कर सकती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। फिर अगर हम बात करें सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सर्जिकल, तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में बावल इंजरी हो सकती है, बावल इंजरी, और पेशेंट को क्या हो सकता है, काइलस असाइटिस, अगल बगल के लिम्फेटिक चैनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और पेशेंट को क्या हो सकता है, रिकरेंस, तो रिकरेंस के चांसेस हाई होते हैं। तो अगर हम बात करें रिकरेंस की, तो रिकरेंस कैसे होता है, रिकरेंस जो रहता है बेसिकली 15% चांस रहता है रिकरेंस का, और यूजुअली जो रहता है 2 साल के अंदर हो जाता है, विद इन 2 ईयर्स रिकरेंस के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो हम सर्वेलांस करते हैं, अगर हम सर्वेलांस करेंगे तो पेशेंट का जो रहता है हर 3 महीने पे जो रहता है उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे फॉर 2 ईयर्स, ये सर्वेलांस होता है। यूजुअली हम लोग 5 ईयर्स तक करते हैं, तो जो बचे हुए साल हैं तो वो 3 महीने पे, 2 साल के बाद फिर हम 6 महीने पे कर देंगे, बट टोटल 5 ईयर्स तक सर्विलांस करेंगे। दूसरा पेशेंट का जो रहता है चेस्ट का इमेजिंग भी करते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, यूजुअली 2 ईयर्स तक कराते हैं। और अगर किसी पेशेंट में, हमने जैसा बताया विल्स ट्यूमर सिंड्रोम है, तो ऐसे केस में हमें हर 3 महीने पे यूएसजी कराना होता है अप टू द एज ऑफ 7 ईयर्स। तो ये रहता है विल्स ट्यूमर के बारे में। फिर अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें, तो अगर फेवरेबल हिस्टोलॉजी रहता है, फेवरेबल हिस्टोलॉजी रहता है और स्टेज 3 तक है, अप टू स्टेज 3, तो मोर देन 90% सर्वाइवल रहता है 5 ईयर। जबकि अगर हम बात करें स्टेज 4 में जो रहता है, वो स्टेज 4 में 70 to 80% सर्वाइवल हो जाता है। अगर हम बात करें एनाप्लास्टिक का, तो एनाप्लास्टिक जो रहता है, एनाप्लास्टिक के केस में लेस देन 50% सर्वाइवल होता है। और अगर बाइलेटरल ट्यूमर है तो उसमें भी स्टेज 4 के बराबर होता है, 70 to 75% सर्वाइवल होता है।